अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम की बागवानी करके कमाएं अच्छी आय। मछली पालन करना है लाभकारी। आम की बागवानी अपने राज्य में कई किसान करते हैं और इससे अच्छी आय भी कमाते हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसानों ने आम का नया बाग लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई कर रखी है, तो वे किसान आम की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की रोपाई करें ताकि आने वाले समय में आपको अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा है और इसकी उत्पत्ति जो है हमारे देश में हुई है। आज हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर बाग है तो आम का है। आम की जो है बहुत सी किस्में और जातियां हमारे देश में प्रचलित हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है दशहरी किस्म है, साथ ही साथ लंगड़ा है, इसके बाद आपका जो है बॉम्बे ग्रीन है, आम्रपाली है, मल्लिका है। ये बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा हमको उपज दे रही है। जहाँ पे हमको नया बाग स्थापित करना है तो आप देख लीजिए कि उसकी ज़मीन कैसी है। तो सायल डेप्थ जो है, मतलब मिट्टी की गहराई ज़रूर देख लेनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 फीट अगर मिट्टी की गहराई है तो बहुत अच्छा है। किस्म के हिसाब से हमको खेत की लेआउट और प्लान तैयार करनी चाहिए। तो आपने लेआउट कर लिया, अब लेआउट करने के बाद गड्ढे की खुदाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए अगर आपकी जो है कंकरीली पथरीली वाली ज़मीन है तो कम से कम 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गड्ढे हमको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढा की खुदाई करने के बाद 8 से 10 दिनों तक खुला छोड़ दें, लेकिन गड्ढा खोदते समय यह ध्यान दें कि ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी निकालकर अलग रखें और नीचे के 70 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम जो हमारी परंपरागत तरीके से लगा रहे हैं वो लगभग जो है 10 मीटर कतार से कतार की दूरी पे और 10 मीटर पौध की पौध दूरी पे हम लगा रहे हैं। जो हमारी पुरानी जातियां हैं और वो ज़्यादा फैलती हैं, उनके लिए 10 मीटर बाई 10 मीटर कतार और पौध की दूरी जो है ये उपयुक्त होती है। दूसरी बात, अगर कलमी पौधे हम लगा रहे हैं तो इस दूरी को हम 8 मीटर बाई 8 मीटर पे भी कर सकते हैं। रोपण दूरी का निर्धारण किस्मों के आधार पर किया जाता है और गड्ढा खुदाई के समय किस्म के अनुसार गड्ढे खोद लिया जाता है। लंगड़ा, चौसा, फजली,
अल्फोंसो, हिमसागर इत्यादि किस्मों के लिए 7 से 8 मीटर दूरी रखा जाता है। यदि दशहरी की बागवानी सघन करना हो तो 3 से 4 मीटर भी नई तकनीक में रोपण किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय समय पर बाग की कटाई छटाई जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अरुणिका किस्म की रोपाई 1 गुणा से लेकर 4 गुणा मीटर की दूरी पर कर सकते हैं। अगर अम्रपाली है तो इसके लिए 2.5 गुणा 2.5 मीटर की दूरी अनुशंसित है। वर्गाकार विधि से हम जो है आम का रोपण करते हैं, तो इसमें जो है 4 कोने पे 4 पौधा होता है और वर्गाकार विधि का सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है आधार खाद के रूप में गोबर की खाद का या हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रति गड्ढा कम से कम 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद का, या आपकी जो है अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास में है तो 5 से 7 किलोग्राम आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जहाँ पर हमारी दीमक की समस्या होती है तो हम नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं और प्रति गड्ढा 1 किलोग्राम नीम की खली का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपका जो है आधार खाद के रूप में जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम रसायन पे जाना चाहते हैं तो सुपर फास्फेट जो है 500 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 250 ग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। इन सब का बढ़िया मिश्रण बनाएं और गड्ढे की भराई कर दें। और बताए गए खाद उर्वरकों की मात्रा नीचे वाली 70 सेंटीमीटर मिट्टी में मिलाएं, फिर ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर मिट्टी को पहले भरें, उसके बाद खाद उर्वरक जिस मिट्टी में मिलाए हैं उसे भरें और फिर पौधों की रोपाई करें। अब आपको जो है पौधे लेके आना है कहीं भी विश्वसनीय स्रोत से, और इन पौधों को लाने के बाद तुरंत लगाने की आप गलती ना करें। बाहर से आया है जो भी पौधा तो उसको आप जो है 6 से 7 दिन तक अपने घर पे जो है या अपने जो बाड़े होते हैं वहाँ पर सुरक्षित जगह पे आप जो है 6-7 दिन तक उसको रख लें। इसके बाद पूरे परिवार समेत जाकर हम जो गड्ढा भर चुके हैं उस गड्ढे में जो है पॉलीथीन से लगभग 4 इंच नीचे हमको पौधा लगाना चाहिए और पैकेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक बाहर निकाल देना चाहिए। पौधरोपण करने के बाद यदि पानी गिर रहा है या पानी गिरने की संभावना है तो आवश्यक नहीं है कि हम उसमें सिंचाई करें या उसमें पानी देवें। यदि पानी नहीं गिर रहा है या धूप है तो उसमें जो है हजारे के माध्यम से हम उसको एक तुरंत जो है पौधरोपण के बाद एक सिंचाई हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पौधरोपण करते हैं तो पौधरोपण करने के पूर्व एक बांस की डंडी जरूर ले लें जिसको हम स्टिकिंग करना कहते हैं, और उस बांस में हल्के सुतली से या कोई कपड़े का धागा लेके जो है हल्के से हम उसको बांध देंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है वो पौधा सीधा खड़ा होगा और सीधा खड़े होने पे उसमें जो है पहले आर्डर की ग्रोथ हमको जल्दी मिल जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज बहुत से किसान मछली पालन करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं और मछली पालन व्यवसाय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इनके पालन में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो मछली पालन करते समय आप किन किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सोना दुबे से। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है,
जो कि 8 mm तक का हो सकता है, फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं जो क्रमशः अपने साइज में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं, उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं। कोई भी व्यवसाय हो, उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रेयरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं। किसी किसान या सरकारी संस्थाओं से स्पान लेने के बाद इसको पहले नर्सरी तालाब में रखा जाता है। यहाँ 15 से 20 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद ये फ्राई साइज की हो जाती हैं, जिनका आकार 20 से 25 मिलीमीटर तक हो जाता है। इसके बाद इन मछलियों को रियरिंग तालाब में डालते हैं। यहाँ 30 से 40 दिन तक पाला जाता है। इस अवस्था को फिंगरलिंग कहते हैं और अंत में फिंगरलिंग को उत्पादन तालाब में संचय करते हैं, जहाँ इसे बड़ा करके बेचा जाता है। तो आप चाहे जिस भी तालाब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी ठीक से तैयारी करके ही बीज का संचयन का काम करें। और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं, जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है गुणवत्ता खराब होती है, और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं अगर काली मिट्टी हो तो, और अगर एसिडिक होता है तो उसमें हम 500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं, जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो ये इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है, तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है उनको हम उत्पन्न करें। आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हो, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं, जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है, और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं, तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें
इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15% यानी 1500 और निचली सतह में भी 1500 और 1500 जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से एक हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे फ्राई हो, चाहे फिंगरलिंग हो, क्योंकि उनको हैचरी से या एक स्थान से छोटे स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, या हमारे किसान भाई जैसे हमारे मछली का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि जब वो लेके जाएं तो अच्छे से उनको पॉलीथीन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए। और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है, 2 जगह की बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ भी, और अन्य जो हमारे लाइफ स्टॉक है एनिमल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। तो किसान इनको अपना के मछली पालन को अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जैसलमेर के कृषक रणदीप कुमार ने। ये टमाटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। टमाटर हमारी एक प्रमुख फसल है सब्जियों में, और इसका हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग है। टमाटर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई भरपूर प्रयास करते हैं और अच्छे से अच्छा बीज लेकर आते हैं। आजकल जो है आप सभी जानते हैं कि बीज काफ़ी महंगा आता है, और अगर इसका जो है सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हमारे बीज जो है काफ़ी जो है उससे नुकसानों में प्राथमिक तौर पर हमें उठाना पड़ता है। हमें जो टमाटर में ध्यान देना है कि हम टमाटर में खासकर रक्त शोषक कीटों के प्रबंधन के लिए और भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। खासकर जो आपकी सफ़ेद मक्खी है, इसकी वजह से येलो आपकी जो है लीफ कर्ल की समस्या भी होती है। तो हम इसके प्रबंधन के लिए आपका सतत जो है निगरानी करें। हम जो है स्टिकी ट्रैप लगाएं, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप अगर हम लगा देते हैं, जैसे कि एक आपका जो है गत्ता ले लें और उस गत्ते को हम पीले कलर से पोत कर और उस पर ग्रीस लगा दें दोनों तरफ से। और ऐसे जो गत्ते हैं 1 बाई 1 1 बाई 1.5 के हम जो 1 एकड़ में 5-7 जगह जो है जगह लगा दें, तो उससे क्या होगा कि माऊ है या सफ़ेद मक्खी है, ये जब फसल पे आएगी तो ये अपने आप प्राकृतिक रूप से पीले कलर की तरफ ये आकर्षित होगी और वहाँ पर ये चिपकती जाएगी और इसका प्राकृतिक रूप से कंट्रोल होता जाएगा।
अगर आवश्यकता पड़े तो हम रासायनिक कीटनाशी का भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए थाइमेथाक्सम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हम एसिटामाप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव के पूर्व मैं आपको ये वही बताना चाहूँगा कि जब भी हम छिड़काव करें तो उससे पहले जो हमारी जो फसल है जिसको हमें मार्केट में ले जाना है उसको हम तोड़ लें, उसके बाद ही हम छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो फली बेधक कीट है उसके लिए हमने गेंदे के साथ साथ में हमें उसकी निगरानी जरूरी है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। हम स्पाइनोसाइड का उपयोग जो है लगभग 167 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये जो कीटनाशी हैं ये टमाटर में काफ़ी कारगर हैं। इसके अलावा देखा है कि टमाटर में एक जो है झुलसा है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या कई बार देखने को मिलती है। इसका जो प्रकोप है जब से हम फसल हमारी खेत में आती है और जब तक हमारी फसल खेत में रहती है तब तक समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो हम इसके लिए विशेष तौर पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर झुलसा के लक्षण अगर हमारी पौधे पर नज़र आ रहे हैं तो हम जो उसका बगैर देरी किए उसका हम प्रबंधन करें। शुरुआती अवस्था में जब भी झुलसा का प्रकोप कम होता है उस समय अगर हम जो है मैनकोजेब का अगर उपयोग करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर मान के हिसाब से तो उससे भी काफ़ी कंट्रोल उससे मिलता है। लेकिन जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये जो पौधे के साथ साथ जब फल पे इसके लक्षण आने लगते हैं और जब इसका बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर जो है हमें इसके अलावा दूसरी जो हमारी फफूंदीनाशक दवाएं उनके ऊपर जाना पड़ता है। हम प्रोपोकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं, हम हेक्साकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग करके हम जो है झुलसा को नियंत्रित कर सकते हैं। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए अपनी लागत को कम करने के लिए हम जो है जो समन्वित जो तरीके हैं हमारे उनका हम उपयोग करें। केवल कीटनाशक के ऊपर हम निर्भर न रहें। जो मार्केट जिसको करना है जिस फसल का उसको तोड़ने के बाद ही हम जो है उसका उपयोग करें। तो इससे जो है उसका जो प्रभाव है वो वातावरण पर भी नहीं पड़ेगा और मानव स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान दें और अच्छा उत्पादन लें और अपनी उन्नति करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।